नमस्कार मित्रों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। लेकिन ये वो खबर जो हमेशा हमको चकनाचूर कर रही है, दिमाग की सोचने की नसों को भी, एक वो समस्या जो आज भारत के उस मुल्क में एक मानव जाति के लिए खतरा पैदा हुआ। एक इंसान अपने जीवन भर संघर्ष करने के बाद अपने सपनों का घर बनाता है। एक इंसान अपने जीवन के लिए संघर्ष करने के बाद अपना पैसा कमा के अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करता है। जब वो बेघर होते हैं तो उनके दिल से पूछो कैसे गुजरती होगी। तो जो समस्या आज वर्तमान में एक ऐसा रूप ले चुकी है कि मानव जाति के लिए खतरा पैदा हो चुका है, वो प्रकृति से खेलने के लिए मानव ने अस्त्र शस्त्रों का सहारा लिया, तो प्रकृति ने ध्यान रखना एक तरीके से मानव को भी प्रसन्न करने का सहारा लिया। वो समस्या जो जोशीमठ की है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। जोशीमठ की समस्या है क्या, मठ होते क्या हैं, उनके होने की शंकराचार्य क्या व्यवस्था होती है, समस्याएं क्या हैं, कारण क्या हैं, उपाय क्या हैं और एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय बना हुआ है कि आदमी के घरे टूटना स्टार्ट हो चुके हैं, उनमें दरारें आने स्टार्ट हो चुकी हैं, लोग प्लान करना स्टार्ट कर चुके हैं। उनके दिल से पूछिएगा उनकी रहने की व्यवस्था कैसे होगी, उनके खाने की व्यवस्था कैसे होगी, उनका सिस्टमेटिक तरीका कैसे होगा, और उनके बच्चों की शिक्षा कौन प्राप्त करा पाएगा, उन बच्चों के लिए जो सपने थे, ड्रीम थे, वो कहाँ चले जाएंगे। वो जो डर आज हर किसी मानव के लिए पैदा है, जिसे हम उत्तराखंड की त्रासदी के रूप में जान सकते हैं। ये आज पहली त्रासदी है, इससे पहले भी त्रासदी हुई है। क्या मानव ने प्रकृति पर काबू कर लिया है या प्रकृति काबू में आ ही नहीं पा रही है। ये बड़ा गंभीर विषय है। आइए हम चर्चा कर लेते हैं पूरी कहानी के साथ। आप इन खबरों को देख भी पा रहे होंगे कि ये जो चटकते घर हैं, बिखरती सड़कें हैं, यहाँ टूटते बेगाने सपने हैं, आदमी की चीखें निकलती हुई, आदमी की समस्याओं से अवगत होते हुए क्या बीत रही होगी, इन पे सोचिएगा। मानव के काम नहीं आ पा रहा है, सरकारें यहाँ सही तरीके से एक्शन ले पा रही हैं। वो भौतिकतावाद के युग में हम इतना उलझ चुके हैं कि मानव की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमने प्रकृति को अपने बस में करना प्रारंभ कर दिया है। उस प्रकृति ने अपना त्राही रूप दिखाने के लिए यहाँ इस रूप में कहीं ना कहीं संसार की पूरी क्रियाओं को बांधना स्टार्ट कर दिया है। क्या वजह है? उन आंखों से आंसू कौन पूछेगा जो यहाँ देख पा रहे हैं सपनों का टूटता हुआ अपना घर, बिखरती हुई यादें, बिखरते हुए सड़कें, बिखरते हुए घर। कैसे होगा? आंखों के सामने जब आप परिवार का कोई एक बच्चा, आपका एक जानवर भी एक्सपायर हो जाता है, हमारे दिल में कितना दर्द होता है। क्या आपके भी दिल में दर्द हो रहा है? तो सोचिएगा क्या होना चाहिए यहाँ, क्या नहीं होना चाहिए। इस पे भी एक गंभीर विषय बन जाता है। डिबेट करना कोई नहीं चाहता कि क्या वजह है, क्या मिश्रा समिति की रिपोर्ट वहां से आई थी 1976 में, उस पर क्यों अमल नहीं किया गया, क्या कारण है आज के समय के, क्यों शंकराचार्य की जो मठ है वहां पे दलदली भूमि पर बनाया गया, उसके पीछे सुरंग बनाने का क्या कारण है, वहां से ट्रेन टनल क्यों बनाई जा रही है, क्या चाहिए मानव को, जाना कहाँ चाहता है, क्या मानव वहीं जाके जीवन यापन करेगा अपने आनंद के लिए। ये बड़ा गंभीर विषय बन जाता है। आप इन पिक्चर से देख भी पा रहे होंगे, दिल में कितने आंसू लेके बैठे हैं लोग। इनके आंसू को पूछने के लिए ना सरकारें हैं ना यात्री है। लेकिन क्या करें, सरकारें भी मजबूर हैं, लाचार हैं, काम किए जा रहे हैं। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, बड़े सपने, यहाँ सब यादें, घबराहट की यादें। क्या करे आदमी, मजबूर है हर चीज को लेके। एक घटना नहीं है, हजारों यहाँ फोटो हैं। शाम हो जाएगी, आप इसको नहीं कर पाएंगे। ये आज सुर्खियों में बना हुआ है। आइए हम अपने एस्पेक्ट में पढ़ने का प्रयास कर लेते हैं और पूरी कहानी जानते हैं कि जोशीमठ है क्या, जोशीमठ की घटना क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं हम सब यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, तो हमारे जहन में होना चाहिए कि इस टॉपिक का लिंक हम यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी से कैसे करेंगे। तो यहाँ देख पा रहे हो, अगर आप प्रीलिम्स में जाओगे तो प्राकृतिक आपदा के रूप में, बाढ़ के रूप में, सूखा के रूप में, भूस्खलन के रूप में जोशीमठ की घटनाओं को यहाँ हम लोग लिंक कर सकते हैं। उसके बाद जब आप यहाँ मेंस में जाओगे तो जोशीमठ में भूस्खलन के कारण क्या है, समझ चिंताएं क्या है, इस पे वो मेंस में क्वेश्चन पूछ लेता है। और यदि आप इंटरव्यू में जाएंगे तो यहाँ कुछ सकारात्मक नकारात्मक चीज़ों से भी आपसे वो पूछने का प्रयास वो करेगा। तो यहाँ प्रीलिम्स मेन के एस्पेक्ट से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। आइए हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ से। जोशीमठ क्या है, इसके बारे में जानेंगे। जोशीमठ एक ऐसी जगह है जो उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषिकेश के बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 पर ध्यान रखना स्थित है, जो पहाड़ी की शहर है। राज्य के अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन स्थलों के अलावा यह शहर के बद्रीनाथ, ओली, फूलों की घाटी, बेली को यहाँ से हेमकुंड साहिब की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए रात्रि विश्राम के स्थल के रूप में जाना जाता है। ये कहा जाता है जोशीमठ जो सेना के लिए सबसे क्या है, यहाँ महत्वपूर्ण स्थान है। सशस्त्र बलों के लिए भी अत्यधिक सामरिक महत्व रखा जाता है। उच्च जोखिम भूकंप क्षेत्र है, जिसको हम लोगों ने इस पे 5th पैलेस पर रखा है या 5th श्रेणी में रखा है, जहां से धौली गंगा, अलकनंदा नदियों के संगम विष्णुप्रयाग से उच्च ढाल के समय बहती हुई धारा भी आती है। तो ये भी इसके लिए एक जोशीमठ की महत्वपूर्ण एक पॉइंट में लिख सकते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख मठों में यहाँ पे उत्तराखंड के बद्रीनाथ में जोशीमठ को यहाँ रखा गया। आइए हम बात कर लेते हैं कि यहाँ ये सारी कहानी कैसे हमें देखने को मिल पा रही होगी। इस मैप के माध्यम से आप समझ पा रहे हो कि ये रहा जोशीमठ। आपको बद्रीनाथ जाना है तो आप यहीं होके जाएंगे, तो यहाँ रात्रि विश्राम का समय है। तो ये सारी कहानी आप समझ पा रहे हो कि जोशीमठ की घटना ये रही। आपको बद्रीनाथ जाएंगे तो यहाँ से जाना पड़ेगा। तो यानी एक ऐसा विषय जो हर किसी मानव के लिए खतरे की घंटी बना
बना हुआ है, उस घंटी को कैसे, अलार्म को कम किया जाए, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। राइट, अब बात कर लेते हैं यहां से मठ क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी भावनाएं समझते हैं एक मिनट के लिए। 788 ईस्वी में केरल में जन्मे आदि गुरु शंकराचार्य की हिंदू धर्म का प्रमुख प्रेरणा स्रोत माना जाता है। जगत गुरु की उपाधि से इन्होंने विभूषित किया गया शंकराचार्य को। इन्होंने अद्वितीय वेदांत के प्रणेता, उपनिषद व्याख्या किया, संस्कृत के विद्वान, हिंदू धर्म के प्रमुख प्रचारक थे ये, जिन्होंने हिंदू धर्म के उत्थान एवं उनके अपने जीवन के समृद्ध करने के लिए अपने जीवन काल में शंकराचार्य के द्वारा हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार हेतु उत्थान के लिए भारत की जगह 4 क्या किए, मठों की स्थापना करी। तो यानी कह सकते हैं कि शंकराचार्य क्या हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए 4 मठों की स्थापना करी। 4 मठों की स्थापना करने का जो प्रमुख उद्देश्य है, धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र होते हैं। तो मठ क्या होते हैं, एक धार्मिक और एक सामाजिक कह सकते हैं कि शिक्षा का केंद्र होते हैं, जो गुरु के शिष्य परंपरा के निर्वहन हेतु प्रमुख केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। आपने देखा भी होगा, राम हो चाहे कोई भी यहाँ महापुरुष हुए हो, तो वो भी कहीं ना कहीं पढ़ने जाते थे, एक प्रकार से पाठशाला हुआ करती थी। तो ये मठ भी क्या है, एक पाठशालाएं हैं जहां पे हम लोग धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा का रूप भी करते हैं। अगर हम क्या थे शंकराचार्य के बारे में जान करें, तो शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों में जो संचालन करते थे, उनके प्रत्येक मठ में एक प्रमुख होता था, जो मठ में प्रमुख होता था, जिसको हम मठाधीश कहते हैं। तो मठाधीश क्या है, जो मठों में प्रमुख होगा उसको मठाधीश कहते हैं, और मठ के मठाधीश को ही क्या बोलते हैं, शंकराचार्य की उपाधि से प्रदान की जाती है। तो जो मठ का यहाँ पे हेड होता है, मठाधीश होता है, उसको ही शंकराचार्य कहा जाता है। यहां तक की बात को आप दिमाग में समझ पा रहे होंगे। उसके बाद यहां हम चर्चा करें कि ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो है यहाँ पे शारदा मठ है, जो गुजरात के द्वारिका में स्थित है, जिसके द्वारिका मठ के नाम से भी जाना जाता है। शारदा मठ के शिक्षा का प्राप्त करने के लिए यहाँ सन्यासी तीर्थ और यहाँ आश्रम समुदाय नामक विशेष धारणा की जाती है। तो ये क्या है, शारदा है, जो गुजरात के में स्थित है, इसको आप देख पा रहे होंगे। आगे चलेंगे तो यहाँ पे दक्षिण के भाग में सिंगेरी मठ है। ये सिंगेरी मठ है कर्नाटक के यहाँ पे चिंगमल्लूर स्थित है। यह सिंगेरी मठ से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए सन्यासी सरस्वतीपुरी और भारतीय संप्रदाय के विषय का प्रयोग करते हैं। तो यहां से आप समझ पाए दूसरा मठ हमारे पास सिंगेरी है, जो दक्षिण में स्थित है। उसके बाद जाएंगे तो उत्तराखंड में, जिसके लिए यह त्रासदी है, जिसको बोलते हैं यहाँ पे, यहाँ उत्तराखंड में स्थित ज्योतिर्मठ है। इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी, जो वर्तमान में हम लोग क्या कहते हैं, इसको जोशी मठ कहते हैं। तो इसका पहला जो नाम था वो ज्योति मठ था, नाम से जाना जाता है, जो कि भारत के 4 धामों में शामिल भगवान की बद्रीनाथ की यात्रा के लिए क्या है, प्रमुख पड़ाव है। कि जब भी आप भगवान बद्रीनाथ की यात्रा करने के लिए जाएंगे तो बीच में यहाँ आप यहाँ माथा टेक के रुक के ही जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि बीच की यात्रा पूरी करनी नहीं होती है। आगे चलेंगे तो यहाँ गोवर्धन मठ है, जो भारत की पूर्वी स्थिति में उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में क्या स्थित है। तो इस मठ के द्वारा शिक्षा दीक्षा दी जाती है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सन्यासी यहाँ अरण्य समुदाय के नाम से विशेषण धारण करते हैं। तो आपने देखा कि 4 मठ कौन कौन से हैं, मठ क्या होते हैं, शंकराचार्य क्या होते हैं, इस बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जोशी मठ की समस्या कारण क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में घटनाओं का विवरण जो है अखबारों में, न्यूज चैनल में भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी हमें जानते हैं कि यहाँ दीवारों और इमारतों के दरार पड़ने की जो घटना है पहली बार 2021 में दर्ज की गई, जबकि उत्तराखंड के चमोली जिले में भूस्खलन एवं बाढ़ की घटनाएं निरंतर देखी जाती रही हैं। ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुई है, लेकिन ये 2021 में पहली घटना हुई कि दीवारों में पड़ने लगे। हो सकता है कि वहां मकान में समस्या हो, ऐसा देख के इसको इग्नोर कर दिया गया। उसके बाद रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड सरकार के विशेषज्ञ पैनल ने 2022 में पाया कि जोशी मठ के कई हिस्सों में अब मानव निर्मित जो है प्राकृतिक कारकों के कारण इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो यह पाया गया जोशी मठ के माध्यम से कि इसमें लगातार जो प्राकृतिक कारक हैं या मानव कारक है, दोनों के कारण ऐसा घटना लगातार बढ़ती चली जा रही है। उसके बाद यह पाया गया कि व्यवहारिक रूप से शहर के सभी जिलों में यहाँ बहुत सारी खामियां हैं। उन खामियों में बहुत सारी खानी होने की वजह से यहाँ क्या हो रही है, दरारें देखने को मिलती रही हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैज्ञानिकों ने अभी रिसर्च, इसरो ने भी इस पे काम किया है। तो कुछ मानक बताए हैं कि क्या वजह है। पहला मानक क्या है कि यहाँ पुराने भूस्खलन के क्षेत्र में मलबे के ढेर में यहाँ क्या बसा हुआ है। तो यहाँ पे जो पत्थर है जिस पे बसा हुआ है, जो चट्टान है, वो ठोस नहीं है, वो मलबा है। मलबा का मतलब वो रेत का टीला है, जिसे हम लोग कह सकते हैं। वो कभी भी ढह सकता है। अब मान लीजिएगा यहाँ रेत का टीला और यहाँ तुम कुछ बना रहे हो, सुरंग बना रहे हो, तो वो तो गिरेगा ही ना। तो यहाँ जब तक कठोर नहीं होगा तब तक काम नहीं करेंगे। ड्रेनेज की व्यवस्था ना होने के कारण जमीन के भीतर का पानी का रिसाव हो रहा है। तो यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, इसके कारण क्या जमीन का रिसाव हो रहा है। शहर और आसपास के क्षेत्रों में नालों का चैनलाइजेशन ना होने की वजह से लगातार वो भी एक समस्या कारण बताया गया है। अलकनंदा नदी से हो रहे कटाव की रोकथाम के लिए भी कदम ना उठना, ये भी एक मुख्य कारण उन लोगों ने, पैनल ने बताया है। उसके बाद धारणा क्षमता के अनुसार निर्माण कार्य क्या होता है, नियंत्रित ना किया गया। जितनी उसकी कैपेबिलिटी थी झेलने की, उससे अधिक कार्य कर लिया। अब मान लीजिएगा यहाँ से नीचे कोई सुरंग बनाया जाएगा, तो सुरंग बनाने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे सारी समस्याएं पैदा होंगी। तो वो नॉर्मली बात है, वो टूटना ही है, गिरना ही है।
उसके बाद 47 साल के बाद भी जो वैज्ञानिक जो मिश्रा रिपोर्ट आई थी उसके बाद भी इसको अमल नहीं किया गया। यहाँ जोशीमठ के कमिश्नर साहब थे जिसका नाम था, यहाँ से हम लोग बात करें, यहाँ जोशीमठ के कमिश्नर साहब थे, 1976 में मिश्रा समिति ने रिपोर्ट दिया। उन्होंने कुछ कारकों के यहाँ किया कि ये अलकनंदा नदी धुलनगर नदी के धारणों से कटाव भूस्खलन के कारण के अंतर्गत आता है। और इन्होंने कुछ समिति ने जो कहा उसके बारे में इन लोगों ने बहुत सारी बातें कही कि निर्माण कार्य में वृद्धि, पनबिजली योजना, राष्ट्रीय निर्माण के लिए बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण ये घटनाएं हो रही हैं। तो ये कुछ मुख्य कारण है जिसके कारण हम लोग घटनाएं हो रही हैं। तो भौगोलिक कारण भी है, इसमें निर्माण गतिविधि भी है और भूस्खलन भी है। पहाड़ों पर ये तो भूस्खलन तो आम बात कही जाती है, लेकिन ऐसी भूस्खलन होने की वजह क्या है, कहीं ना कहीं मानव निर्मित बताया जा रहा है। तो यहाँ से आप इस चीज़ को देखने का प्रयास कर भी रहे होंगे। जो यहाँ जोशीमठ में जो हो रहा है उसके कई सारे एस्पेक्ट में देखा जाए तो यहाँ प्राचीन भी कारण है। प्राचीन कारण ये कहा जाता है कि यह रेतीली उस पर बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो मानव निर्मित क्रियाएं की जा रही हैं वो सही नहीं है। चाहे वहाँ पे बिजली की क्रियाएं हो रही हैं, चाहे टनल की क्रियाएं हो रही हैं, तो आप देखने को मिल रहा होगा ये भी कारण है। उसके बाद नंबर 2 भौगोलिक कारण भी है कि यहाँ पे जो भूस्खलन हो रहा है कहीं ना कहीं मलबे के ढेर पर बना हुआ है, ढीली चट्टान है, ढकी हुई है, इसका धारण क्षमता न्यून है, मतलब ये कैपेबिलिटी कम है। तो यहाँ कुछ कारण है, इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। अब प्रश्न बनता है कि हाल ही में जो घटना हो रही है, यहाँ बातें बनाने के लिए दुनिया बैठी हुई है, लेकिन हम उपाय क्या करें? समस्या पैदा हो चुकी, इसको निस्तारण करना पहला हमारा उद्देश्य होता है। तो क्या इसके उपाय हो सकते हैं? कुछ हम यूपीएससी एस्पिरेंट के सापेक्ष में अगर देखा जाए तो कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं कि जोशीमठ के उपाय कि विशेषज्ञ क्षेत्र में विकास और पनबिजली परियोजना की पूरी तरह से बंद करने की सलाह देते हैं। वो कह रहे हैं, जो रिसर्चर हैं विशेषज्ञ, ये कह रहे हैं कि भैया जो चल रहा है उसको कुछ टाइम के लिए बंद कर दीजिएगा और यहाँ से निवासियों को तत्कालीन सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरण किया जाए, जिससे कि भौगोलिक कारकों से यहाँ पे कोई समस्या पैदा ना हो। बिल्कुल सही बात है कि भैया जो पहली समस्या है उसको यहाँ से निकालो, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी त्रासदी आ जाए। तो 2013 में उत्तराखंड में सब लोग बह के भगवान जी के घर चले गए थे। उसके बाद चलते हैं ड्रेनेज योजना, सबसे पहले कारकों में से एक है जिनका अध्ययन और पुनर्विचार करने के लिए आवश्यकता है। शहर खराब जल निकासी और सीवर प्रबंधन से ग्रस्त है, क्योंकि अधिकांश शहरी अपशिष्ट जो मृदा की दूषित कर रहा है, जिसमें मृदा की संरचना जो है कमजोर होती चली जा रही है। राज्य सरकार इस पर ध्यान रखना, गौर देने की आवश्यकता है जिसपे उसका निस्तारण किया जा सके। उसके बाद विशेषज्ञों ने यह भी माना है कि यहाँ क्षमता को बनाए रखने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में यहाँ पे सुझाव भी दिए हैं कि यहाँ बीआरओ के द्वारा यहाँ कुछ सड़कों के माध्यम से यहाँ सरकार निकायों के लिए आवश्यकता है इनको निकाला जाए वहाँ से उन नागरिकों को। उसके बाद ये भी कहा गया कि उत्तराखंड मौसम विभाग के द्वारा कि आने वाले समय में ये भी अनुमान लगाया जाए कि मौसम तो खराब नहीं हो पा रहा, जिससे कि जो आने वाली समस्याएं और बढ़ जाएं। तो मौसम विभाग को भी सतर्क रखने की चेतावनी दी है जिससे कि काम कर सके। और साथ में ये भी कहा है कि राज्य सरकार कहीं ना कहीं अपने अध्ययन के माध्यम से भी ये भी लगाए पता कि और कौन कौन सी बाधाएं हैं जो वर्तमान में आगे फ्यूचर में हो सकती हैं, जिससे कि वर्तमान में उनकी प्लानिंग के तहत वो कार्य किया जा सके। तो ये एक मुद्दा बनता है कि यहाँ उपाय करने के कुछ मूलभूत कारण हैं, यदि आप इन पर काम करेंगे तो हो जाएगा। अब प्रश्न बनता है कि यदि आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो 2013 में यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था मुख्य परीक्षा में कि पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय बार बार होने वाले भूस्खलन के कारण को प्रदर्शित करें। देखिएगा, यूपीएससी पहले ही प्रश्न पूछ चुका है भाई, भूस्खलन पश्चिमी घाट की अपेक्षा इधर का जो एरिया है, ये जो एरिया है हिमालय का, यहाँ ज्यादा होता है, इसकी चर्चा करें या इसके कारण बताएं। कितना अच्छा क्वेश्चन उसने पूछ लिया है। अब भूस्खलन के विभिन्न कारकों के प्रभाव का वर्णन कीजिए। देखिए अगला पॉइंट क्या वाला है, जो भूस्खलन होता है, लैंड स्लाइड होता है, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि विभिन्न कारणों के वर्णन कीजिएगा। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन जो नीति है उसके तहत घटकों का उल्लेख कीजिएगा। 2021 में पूछा है मेंस में प्रश्न। देखिएगा, इन चुनौतियों को, इन समस्याओं को, इन समाधानों को यदि आप देख लेंगे, ध्यान रखना, तो इस प्रश्न को लिखना आराम से टैकल कर पाएंगे। तो हमने क्या सीखा कि जोशीमठ है क्या? जोशीमठ एक हिमालय का ऐसा क्षेत्र है जहां बद्रीनाथ को जाने के लिए नदियां वगैरह भी मिलती, मैंने बता दिया क्या कारण थे, क्या समस्या थी, इनसे मैंने आपको अवगत कराया। यहाँ से आप जान सकते हैं कि ऐसा नहीं है। यहाँ मिश्रा समिति की रिपोर्ट आई थी 2006 में, यहाँ सविता दक्षता की एक रिपोर्ट भी आई, 2013 में जल प्रलय के बाद उत्पन्न जो स्थिति हुई थी उसकी रिपोर्ट पेश करा, 2022 में भी रिपोर्ट पेश करी है। तो क्या ऐसी कौन सी वजह रही कि सरकार ने लगातार रिसर्च की रिपोर्ट को पेश करने के उपरांत भी इन घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है? इनके दुख का दर्द, इनकी समस्याओं का समाधान कौन करेगा? सरकार करेगी, मानव करेगी, प्रकृति करेगी? हमने प्रकृति पे काबू करने के लिए हमें औद्योगिकरण की तरफ कन्वर्ट हो गए हैं। तकनीकी का प्रयोग इतना कर डाला
कि यहाँ पे अस्त्र को उठा के हमने प्रकृति को, मानव को अपने हाथ में काबू करने का प्रयास किया है। इसकी वजह क्या है? अब डर है कि सरकार कौन सा कदम उठाती है, और ये डर है कि मानव जाति कैसे प्रयास करती है। हम यहाँ से संवेदनाएं भेज सकते हैं, हम यहाँ से रिसोर्स भेज सकते हैं, लेकिन वहाँ के जो आदमी झेल रहा होता है युद्ध की परिणाम को, उसका दर्द अलग ही होता है। तो दोस्तों, आपसे भी कहता हूँ कि दुआएं कीजिएगा कि आने वाला समय भारत के लिए बहुत बेहतर हो, और इन जितनी समस्याएं पैदा हो रही हैं जोशीमठ के अंतर्गत, उनका समाधान तीव्र गति से सरकार के द्वारा और मानव जाति के द्वारा किया जाए। और प्रकृति से भी प्रार्थना करते हैं कि अपना जो प्रलय रूप है उसको शांत करें, और साथ में मानव जाति के लिए कुछ उद्धार करने के लिए प्रयास कीजिए। यही हम भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से सबसे प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये यात्रा? मैंने थोड़े से समय में जोशीमठ के बारे में बताया, तो अगर लगता है कि आपको ये मजा आया तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी इस सब चीज़ों को करेंगे। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।